ईवी फ्यूचर है, बट इनके साथ काफ़ी प्रॉब्लम भी आती है जो लोग इग्नोर करते हैं और परचेस करने के बाद रिग्रेट भी करते हैं। तो इनके बारे में बात करते हैं। पहली चीज़, हाई अपफ्रंट कॉस्ट, यानी आप जब गाड़ी खरीदते हो आप एक्स्ट्रा पैसे देकर ईवी खरीदोगे एज कम्पेयर टू पेट्रोल और डीजल। 40 से 50% कॉस्ट जो होती है उस गाड़ी की वो बैटरी ही ले लेता है। तो आप सोच सकते हो कि गाड़ी कितनी एक्सपेंसिव हो सकती है जब प्रॉब्लम्स आएंगे। हाँ, मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है और उसके वजह से ईवी के सेल्स बूस्ट हो रहे हैं और ओवरऑल हम एक प्रोग्रेसिव फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं। बट क्या 50% गाड़ी के प्राइस के आप ज्यादा भर के वापस बैटरी चेंज करना चाहोगे? फॉर एग्जाम्पल, टाटा टियागो आपको बेस मॉडल में लगभग 5 लाख में मिल जाएगी। वहीं पे अगर आप ईवी खरीदना चाहते हो तो लगभग 8 लाख देने पड़ते हैं आपको। तो 3 लाख एक बेस मॉडल गाड़ी के लिए आपको ज्यादा देने पड़ते हैं, वो भी रेंज आपको इतनी ज्यादा नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर ये कंसिडरिंग फैक्टर बन जाता है। दूसरी चीज, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज। पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के साथ आप कहीं पे भी जाओ आपको एक पंप मिल जाएगा जहाँ पे आप थोड़े ही मिनटों में टंकी आपकी फुल कर सकते हो और वहां से लगभग आप 500 किलोमीटर अब गाड़ी बिल्कुल चला सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आप कैसे और कहाँ गाड़ी चला रहे हैं। हाँ, मैं भी मानता हूँ कि पेट्रोल स्टेशन पे अगर काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं तो हाँ, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, पर क्या 1 घंटे 2 घंटे के लिए आपको रुकना पड़ेगा? नहीं है ना। तो यही प्रॉब्लम एक ईवी के साथ भी है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कहीं पे मिल भी गया तो आपको 1-2 घंटे रुकना पड़ेगा, उसके बाद आपकी गाड़ी चलने वाली है, वो भी एक लिमिटेड रेंज के साथ। तो आपको आगे की डेस्टिनेशन जो है वो प्री प्लान करनी होगी। और हाँ, पब्लिक चार्जर्स में आप सोच रहे होंगे कि गाड़ी तो 100% चार्ज हो जाएगी, वो चार्जर चलेगा ही नहीं। ऐसी बात नहीं होती, वो चार्जर कभी कभी चलता भी नहीं है, तो इसके वजह से आप कहीं तो अटकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरी बात है दोस्तों, बैटरी डिग्रेडेशन। देखिए, आप जितनी बार गाड़ी चार्ज करोगे, गाड़ी डिस्चार्ज करोगे, इससे बैटरी आपकी डिग्रेड होती है, यानी बैटरी का चार्ज होल्ड करने की क्षमता जो होती है वो कम होते जाती है। और ये नॉर्मल सी बात है, कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी ले लो उसमें भी यही प्रॉब्लम आता है। तो समझ लीजिए 5 से 8 साल के बीच में आपने काफ़ी ज़्यादा गाड़ी चला ली और उसके बाद आपको पता चलता है कि भाई मेरी बैटरी डिग्रेड हो चुकी है, वो उतना चार्ज होल्ड नहीं कर पाती, गाड़ी की रेंज कम हो गई है। तो इसके वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आपको बैटरी रिप्लेस तक करनी पड़ सकती है। हाँ, मैं मानता हूँ कि काफ़ी OEM अब आपको लाइफ टाइम वारंटी भी दे देते हैं, बट जो 8 साल 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी देते हैं, अगर 1,60,000 किलोमीटर के बाद आपको प्रॉब्लम आता है तब क्या करोगे? तो यहाँ पर ये सोचने वाली बात बन गई, आपको एक एक्स्ट्रा खर्चा आ गया। अगर आपको बैटरी रिफर्बिश भी करनी है, लगभग 1 से 2 लाख रुपए आपको देने पड़ सकते हैं। और ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड है। टेस्ला की भी बैटरी लगभग 6-7 साल में 10% डिग्रेड हो ही जाती है। 10% का कोई प्रॉब्लम नहीं है, 20% से नीचे अगर चली जाती है तो मान लेते हैं कि बैटरी भाई रिप्लेस होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है दोस्तों, लिमिटेड रियल वर्ल्ड रेंज। गाड़ी के मैन्युफैक्चरर्स काफ़ी बार यही क्लेम करते हैं कि हमारी गाड़ी 600 किलोमीटर जाती है, 500 किलोमीटर जाती है, 450 किलोमीटर जाती है, बट असलियत में ये इतनी जा नहीं पाती। परफेक्ट कंडीशंस के अंडर इनकी रेंज टेस्ट करी जाती है और उसके ऊपर से मार्केटिंग स्कीम की वजह से आपको ये बताएंगे कि भाई हमारी गाड़ी 500 किलोमीटर जा पाती है, बट असलियत में वो गाड़ी सिर्फ 300-350 किलोमीटर चल पाएगी। तो यहाँ पर ये लिमिटेशन हो गया। तो आपको हर बारी में 300-350 किलोमीटर के बाद गाड़ी चार्ज करनी पड़ेगी। ये तो मैक्सिमम है, उसके अंदर ही आपको ज़्यादातर टाइम करनी पड़ेगी। और इसके अलावा आपको एक लगभग आधा घंटा 1 घंटा भी लग सकता है। तो आपको ये एडिशनल टाइम फैक्टर इन करना पड़ेगा जब आप लॉन्ग ट्रिप्स पे जाने की सोच रहे होते हो। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, परफॉर्मेंस ड्रॉप्स इन एक्सट्रीम वेदर। यानी जब आप बहुत गर्मी वाले एरिया में जाते हो या फिर एकदम ठंडे एरिया में चले जाते हो तो नॉर्मल सी बात है कि भाई आपकी गाड़ी की बैटरी जो है वो उतनी रेंज नहीं दे पाती। और ये हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ भी होता है, बट कार के साथ ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है क्योंकि आपकी रेंज तो घट गई। तो अगर गाड़ी की बैटरी आपकी बहुत गर्म हो जाती है हीट के वजह से, एक तो आपके बैटरी के डिस्ट्रक्शन का चांसेस बढ़ गए और आपकी रेंज ऑब्वियसली कम हो गई क्योंकि गाड़ी खुद से बैटरी का चार्ज या फिर पैरामीटर जो है वो लिमिट कर देता है। अगर आप ठंडे वेदर में चले जाते हो तो वापस आपकी गाड़ी उतना चार्ज होल्ड नहीं कर पाती। आपके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है वो ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा करते हैं जिसके वजह से आपकी गाड़ी का ज़्यादा चार्ज खींचा जा सकता है। तो उसके वजह से उसमें भी आपकी रेंज लगभग 20% घट सकती है। तो ये भी आपको एक फैक्टर इन करना है कि भाई गर्मी में अगर आप राजस्थान जाना चाहते हो तो चांसेस है ज़्यादा कि आपकी गाड़ी उतनी रेंज ना दे पाए। इसके अलावा आप AC भी चलाओगे तो उसके वजह से और भी बैटरी आपकी घटने वाली है। 6th पॉइंट है दोस्तों, एक्सपेंसिव रिपेयर्स। देखिए, जब EV गाड़ियाँ खराब होती है ज़्यादातर टाइम वो खराब नहीं होती जिसके वजह से आपका मेंटेनेंस कम होता है,
बट जब खराब होती है तो आपको थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। पहली चीज, जो पार्ट आपका खराब हो चुका है वो जनरली ईवी के वजह से कॉस्टलियर होता है व्हेन कंपेयर टू पेट्रोल और डीजल कार्स। तो यहाँ पर आपका एक एक्स्ट्रा खर्चा आ गया। और इसके अलावा ये पार्ट्स कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, तो अगर कोई चीज़ ठीक करनी है तब भी आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। इसके अलावा इंडिया में ज़्यादा मैकेनिक्स नहीं है जो ट्रेंड है ईवी कार को रिपेयर करने के लिए। तो इसके वजह से वापस आपको चैलेंजिंग हो सकता है कि एक तो रिलायबल मैकेनिक ढूंढे और उससे काम करवाए जो ठीक से चले और रिलायबल काम भी हो। तो ये एक दूसरा चैलेंज बन जाता है। 7वां पॉइंट है दोस्तों, एनवायरमेंटल कंसर्न्स। देखिए, ईवी के लिए आपको लिथियम माइन करना पड़ता है। लिथियम माइनिंग में बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। अगर आप ये सारी चीजें कंसिडर करते हैं तो आपको भी समझ आ गया होगा कि गाड़ी को कितना चलना पड़ेगा अगर इन चीज़ों को ऑफसेट करना है। तो काफ़ी ज़्यादा ईवी को चलना पड़ता है ये जो पोल्यूशन जो वो बना चुकी है उसको ऑफसेट करने के लिए। ये तो एक पॉइंट हो गया कि बैटरी आपकी लिथियम की वजह से बनती है, माइनिंग की वजह से बनती है, और उसके बाद गाड़ी पोल्यूशन नहीं देती। दूसरी चीज, इंडिया जैसे कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पैदा होती है? देखिए, इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में पैदा होती है ज्यादातर कोल से, यानी कोयले से। देखिए, ये कोयला जलने के बाद स्टीम पैदा होगी, स्टीम टरबाइन को घुमाएगा और आपकी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। बट एट द एंड ऑफ द डे आप कोयला जला रहे हो तो पोल्यूशन होना जायज है। तो ये तो मैंने खामियां बता दी, बट खूबियां क्या है? खूबियां भी है ईवी गाड़ियों की, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। पहली चीज, ईवी बहुत सस्ते में चलती है। जहाँ पे पेट्रोल गाड़ी 10 रुपए पर किलोमीटर में चलती है, डीजल लगभग 7-8 रुपए पर किलोमीटर से चलती है, और सीएनजी लगभग हम कह सकते हैं 5-6 रुपए पर किलोमीटर पे चलती है। वहीं पे ईवी 1-2 रुपए पर किलोमीटर जो है वो चलने वाली है अगर घर पे चार्ज करते हो तो। अगर बाहर चार्ज करते हो तो लगभग 4-5 रुपए पर किलोमीटर वो चलने वाली है। तो यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कि आप अगर लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हो तो हमारा खर्चा कितना होगा। ये एक डिसाइडिंग फैक्टर आपके लिए बन सकता है। इसके अलावा मैं भी एडमिट करता हूँ कि बैटरी खराब हो सकती है, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ईवी का मेंटेनेंस बहुत कम होता है। लगभग 4-5 साल में अगर आपका 10,000 रुपये खर्चा भी आ जाता है तो बहुत सस्ते में आपकी गाड़ी का काम हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पेट्रोल गाड़ी चलाते हो लगभग 8-10 हज़ार रुपये आप महीने का पेट्रोल का खर्चा देने वाले हो। वहीं पे ईवी आपकी 2,000-3,000 में चल जाएगी। तो ये भी एक कंसिडरिंग फैक्टर हो जाता है। दूसरी चीज जो मुझे बहुत पसंद है, इंस्टेंट टॉर्क एंड स्मूथनेस। ईवी में मोटर होती है और ये मोटर बैटरी से चलती है। और मोटर की क्या खूबी होती है? मोटर 0 आरपीएम से 100% टॉर्क आपको दे पाती है, तो इंस्टेंटली आप तुरंत स्पीड पकड़ लेते हो। तो ईवी में इसीलिए मुझे चलाने में मज़ा भी आता है। जहाँ पे पेट्रोल डीजल के लिए आपको गियर चेंज करना पड़ता है, टर्बो किक इन होने के लिए आपको रुकना पड़ता है, जिसके बाद आपकी गाड़ी तुरंत निकल जाएगी, ईवी एट द स्टैंड स्टिल से ही निकल जाती है। इसका अच्छा एग्जाम्पल है MG की ZS ईवी, लगभग 8.5 सेकेंड में 100 टच कर देती है। हाँ, मैं मानता हूँ कि 8.5 सेकेंड बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बट अगर आप कंसिडर करोगे इंडियन के ड्राइविंग कंडीशंस, वो बहुत फास्ट है। तीसरी चीज, नो टेल पाइप एमिशंस, यानी आपके साइलेंसर से कोई भी गैसेस नहीं आ रहे क्योंकि साइलेंसर ही नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि ईवी के प्रोडक्शन में काफी पोल्यूशन होता है, बट अगर आप एकदम डेंस सिटी में रहते हो जैसे दिल्ली या फिर मुंबई, यहाँ पे ईवी चलाने से आपका ज्यादा फायदा है क्योंकि वहाँ पर पोल्यूशन नहीं होगा। तो पोल्यूशन ना होने से सिटी की एयर क्वालिटी जो है वो भी अच्छी होती जाती है। उसके वजह से उस सिटी का कार्बन फुटप्रिंट जो है वो भी घटते जाता है। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों कि गवर्नमेंट टैक्सेस रिलीफ देती है, इंसेंटिव्स भी देती है। देखिए, फेम 2 सब्सिडी के साथ आपको लगभग 1-2 लाख रुपए ऑफ हो सकते हैं, पर ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, तो आपको एक बार जाकर चेक करना है। मैं पुणे में रहता हूँ, महाराष्ट्र में फेम 2 सब्सिडी बंद हो चुकी है क्योंकि काफ़ी सारे ईवी आपको रास्ते पे दिख जाते हैं, तो गवर्नमेंट ने वो बंद कर दिया। बट आज भी RTO यानी रोड टैक्स जो है वो ईवी के लिए मुफ्त है। लगभग 2-3 हज़ार रुपये आप दोगे रजिस्ट्रेशन के लिए, यानी एक शोरूम प्राइस, और आपके इंश्योरेंस के अलावा आपको ज़्यादा पैसे कहीं पे भी खर्च नहीं करने ईवी के लिए। 5वां पॉइंट है, ईवी काफ़ी फ्यूचर प्रूफ है। देखिए, ईवी अगर आप आज चलाते हो तो वो कल सॉफ्टवेयर अपडेट उसका होकर थोड़े बहुत फीचर भी आ सकते हैं, रेंज भी बढ़ सकती है, आपकी गाड़ी ओवरऑल थोड़ी बहुत स्मूथ भी चल सकती है। ये थोड़े बहुत फैक्टर्स हो गए, बट ईवी की बैटरी टेक्नोलॉजी जो है वो दिन ब दिन एडवांस होते जा रही है। तो ईवी ओवरऑल एक फ्यूचर प्रूफ ऑप्शन आपके लिए बन सकता है क्योंकि गवर्नमेंट भी ओवर टाइम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी इन्वेस्ट करेगा। तो दोस्तों, ये थे 7 खामियां और 5 खूबियां ईवी के। आपको वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट में बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।